जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोग को भाग 3 के जो कुछ अनुच्छेद छोड़ करके रखे थे उन्हीं को आज हम पूरा करेंगे। पहले के क्लास में हम अनुच्छेद 11 से लेकर के 18 तक बता चुके हैं। 18 के बाद जितने भी अनुच्छेद हैं आज उसे हम पूरा करेंगे। भाग 3 में कुल अनुच्छेद 11 से 35 तक हैं, जिनमें से हमने 18 तक बता दिए थे। तो अभी के क्लास में हमने जितने भी बचे हैं अनुच्छेद सबको पूरा करेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को, इसकी मत कीजिएगा ताकि समझ में ना आए। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद। शुरू करते हैं। 22 तक बता दिए थे, अभी हम 23 से चालू करते हैं। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम करवाना। बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, तथा बेरोजगारी, बिना वेतन दिए काम करवाना को बेरोजगारी कहते हैं, पर रोक लगाया गया है। बलात् श्रम तथा बेरोजगारी पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेरोजगारी कराया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे आपसे जबरदस्ती काम करवाना चाहे बिना आपकी इच्छा के अनुसार, तो वे नहीं करा सकते हैं, या फिर बिना पैसा के चाहे तो नहीं करा सकते हैं। बट यदि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आए तो वहाँ आपको सरकार ले जा करके करवा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है, तो उस स्थिति में जो व्यक्ति मतलब कि एनसीसी क्या हुआ है तो उसे ले जाया जा सकता है। उस टाइम आप यह नहीं कह सकते हैं कि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। वैसा यदि इमरजेंसी आए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तो आपको बलात् श्रम करवाया जा सकता है, और बिना वेतन दिए ही। अनुच्छेद 24 कहता है 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। जितने भी बच्चे हैं 24 वर्ष से कम उम्र के, उसे खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। खतरनाक काम का मतलब होता है बड़े बड़े फैक्ट्री, कोयला फैक्ट्री, ये वो काम में नहीं लगाया जाए, क्योंकि वहाँ बम को ब्लास्ट करके कोयला निकाला जा सकता है, तो ऐसा काम में नहीं लगाया जा सकता। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 तक है। 25 क्या कहता है? अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिख को किरपान मना होता है तलवार, छोटा सा तलवार रखने के लिए रखना सिख लोगों का धर्म है। मुसलमानों को दाढ़ी, आप देखते होंगे बहुत सारे मुसलमान दाढ़ी रखते हैं। हिंदुओं को टीक रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 का कहना है। इसीलिए एयरपोर्ट पर भी सिखों को किरपान चेक करके अलाउ कर दिया जाता है, और वहाँ हम लोग को लोहा लेने का अलाउ नहीं देता है। सिख को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25। अगला है 26। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती है। जैसे हिंदू धर्म में देखेंगे, दुर्गा पूजा में कई जगह सड़क पर ही पंडाल बना दिया जाता है, और मुस्लिम धर्म में ईद के दिन सड़क पर ही नमाज पढ़ लिया जाता है। क्यों? वह तो सारे दिन के लिए नहीं ना पढ़ रहा है, और पंडाल जो बनाया है हिंदू धर्म तो सब दिन के लिए नहीं, वो तो अपने उसको भाड़ा लग रहा है, जल्दी से हटाने का प्रयास करेगा। तो ये अनुच्छेद 26 का कहना है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसी बात के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती है। आप उस टाइम यह नहीं कर सकते हैं कि सड़क पर से घसकाओ या फिर ये करो, क्योंकि अनुच्छेद 26 में स्पष्ट लिखा है। अगला है अनुच्छेद 27। धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता है। जितने भी धन रखा हो धार्मिक कार्य के लिए उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 का कहना है। और यदि ऐसे रखे हैं मतलब धार्मिक कार्य के लिए नहीं तो उस पर टैक्स लगता है। अगला है 28। सरकारी धन से चल रही संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
जितने भी स्कूल ये सब सरकारी हैं, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। अब मान लिया कि संस्कृत, तो संस्कृत एक धार्मिक नहीं है, वो एक लैंग्वेज है, देवताओं का भाषा संस्कृत का। उर्दू भी एक लैंग्वेज है, इसे धार्मिक से नहीं जोड़ेंगे तो ये सब हो सकता है। रिमार्क में क्या है, संस्कृत एक भाषा है, वही जो अभी हम समझाएं, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा है। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। सरकारी मदरसा भी अनुच्छेद 28 का, मदरसा मतलब होता है वहाँ मुस्लिम लोग जाते हैं, ज़्यादातर जाते हैं पढ़ने के लिए मदरसा में। तो मदरसा में खाना भी खाएं, बहुत ही प्रेम से लगता है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 तक है। अल्पसंख्यक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित, संस्कृत मतलब होता है वहाँ का चाल चलन कैसा है, व्यवहार कैसा है, इसी को सांस्कृतिक कहा जाता है। शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। 29 अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण, मतलब जितने भी अल्पसंख्यक हैं उसके हित के बारे में बात क्या किया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं। मान लीजिए कि कोई संस्था चला रहा है बहुत बड़ा, उसकी भाषा से या फिर अल्प मतलब कम संख्या होने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 29 स्पष्ट कहता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, यह सभी धर्म का आदमी आ सकता है, जैन धर्म वाला उघारे आ सकता है, मुस्लिम धर्म वाला टिक बड़ा दाढ़ी रख के आ सकता है, हिंदू धर्म वाला बड़ा टिक रख करके आ सकता है। तो ऐसे में हम उसे नहीं भगा सकते हैं। क्यों? अनुच्छेद 29 साफ कहता है। अगला 30 अल्पसंख्यकों की संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच शिक्षा लेने से संकोच कर रहा हो तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, उसे भी धन देगी। यदि अल्पसंख्यक मतलब कम संख्या वाले आदमी बहुसंख्यक के बीच अधिक संख्या वाले धर्म के साथ शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं तो वो अपना संस्था खोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला अनुच्छेद 31, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। जो मूल अधिकार या किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 30 के क में जोड़ दिया गया। इसमें कहा है पैतृक संपत्ति का मतलब होता है पूर्वजों की संपत्ति, जो हमारे बाप दादा की संपत्ति है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। जो मूल अधिकार या किंतु जो मूल अधिकार था बट 44वें संविधान संशोधन 1948 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया। क्यों बनाया गया समझते हैं। यदि सरकार को किसी गांव से ट्रेन ले जाना है तो इंजीनियर ने ड्राइंग पास कर दिया कि इस रास्ते से ट्रेन जाएगी, और उस रास्ते में बहुत सारे किसान का खेत है, थोड़ा सा इसका है, थोड़ा सा सुरेश जी का, थोड़ा सा फलना जी का, ये सब का खेत है, तो सभी तो देने के लिए राजी नहीं होगा। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन में मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। यदि वह नहीं देगा तो क्या होगा? ट्रेन ही नहीं जाएगी। जब ट्रेन नहीं जाएगी तो गांव का विकास नहीं होगा। इसलिए पैतृक संपत्ति को मूल अधिकार ना बल्कि संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। यदि मूल अधिकार रहता तो मूल अधिकार का कोई छीन नहीं सकता है, उसका हनन हो जाता। अगला है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करती है।
समादेशी जारी करती हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब है, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें।